हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम शिवांगी जैन है। आज हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 74, 75 एंड 78 ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में। हमें पता है कि आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट काम करते हैं। वहीं आर्टिकल 78 क्या बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी रहेगी कि ही विल कम्युनिकेट विद दी, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो किसके साथ शेयर करेंगे, प्रेसिडेंट के साथ शेयर करेंगे। आर्टिकल 75 के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं बाय सब क्लॉज। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1 क्या बोलता है कि द प्राइम मिनिस्टर शाल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होंगे, फिर वो एमपी बन के आते हैं लोकसभा या राज्यसभा। किसी भी लोकसभा से भी बन सकते हैं, राज्यसभा से भी बन सकते हैं। तो अब वो एमपी बन गए, फिर उसमें से उनके अगर मेजॉरिटी होगी उनकी पार्टी की, तो फिर उसमें से प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी इलेक्ट नहीं होते हैं। एंड द अदर मिनिस्टर शाल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फिर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर चुन लेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दो। तो याद रखना कि ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट की, लेकिन ये फिर प्राइम मिनिस्टर को अपनी मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस मोशन पास करके अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है पार्लियामेंट में। सब क्लॉज 1 का ए क्या बोलता है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। ये सब मिला के इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द लोकसभा मेंबर्स। अभी लोकसभा में मैक्सिमम हो सकते हैं 552, बट एट प्रेजेंट कितने हैं 543 मेंबर्स। तो अगर हम 543 का 15% निकालेंगे तो वो आएगा 81 मेंबर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 81 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये कब ऐड किया गया था कि 15 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते? ये ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब 2009 और 17 में एक ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेटमेंट that states that the total number of the ministers including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the house of people। अभी मैंने क्या बताया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, द मिनिस्टर शाल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि इस मिनिस्टर को हटा दो तो ये इसके लिए अब पार्लियामेंट से वोटिंग डिस्कशन ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की से अपना ऑफिस जो होता है होल्ड करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शाल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्या होते हैं, लोकसभा। ये राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर शाल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब भी किसी आर्टिकल में कोई चीज़ दी रहती है तो वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ आर्टिकल में नहीं दी है, तो अगर वो बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो चीज़ भले ही सही हो, किसी लॉ में लिखी हो, लेकिन वो गलत हो जाएगी अगर क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ हमेशा याद देना। आर्टिकल 74 सब क्लॉज 4 क्या बोलता है, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। अब तो प्रेसिडेंट शाल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड और सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या दी है, ओथ दी हुई है। अभी हम देखेंगे कि किस किस की ओथ थर्ड शेड्यूल में दी हुई है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको 2 ओथ दिलाई जाती है, एक ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। तो और ये भी लिखा है कि प्रेसिडेंट शाल एडमिनिस्टर, और जब भी शाल दिया रहा है इट मीन्स कि ये मैंडेटरी है।
तो प्रेसिडेंट शाल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस। अब क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट जैसे है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट खुद या किसी और को बोल सकते हैं कि आप ओथ दिलवा दीजिए। लेकिन जब मिनिस्टर्स की ओथ दिलाई जाती है तो प्रेसिडेंट चेंज नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को खुद वहाँ पे ओथ दिलानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट अपने किसी को अपॉइंट करके नहीं कर सकते कि अब मेरे बदले में कोई और ओथ दिला दे। इट शैल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड तो याद रखना कि प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन, अभी मैंने बताया कि जो ओथ के बारे में बताया कि दो ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी मिनिस्टर्स लेते हैं और ये प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। शेड्यूल 3 में किस किस की ओथ के बारे में दिया है, मिनिस्टर्स की ओथ के बारे में दिया है। मिनिस्टर्स सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। कैंडिडेट्स वो कहलाते हैं स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। अगर किसी को पार्लियामेंट का मेंबर बनना है या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना है और दोज हु वांट टू कॉन्टेक्ट द इलेक्शन, वो कहलाते हैं कैंडिडेट्स। अब चाहे वो पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों के लिए, तो कैंडिडेट्स में वो हो जाएंगे। और लेजिस्लेटर वो हो जाएंगे जो चुनाव जीत गए हैं, जो एमपी बन चुके हैं, जो एमएलए हैं, जो एमएलसी है, तो इन सब की ओथ दी हुई है। और जजेस सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट की और सीएजी, सिर्फ इन्हीं 5 कैटेगरी के लोगों की ओथ दी हुई है। किसमें, शेड्यूल 3 में। अगर वाइस प्रेसिडेंट ये सब बोले कि इनकी ओथ दी है तो इनकी ओथ नहीं दी है। वैसे मेरा सवाल है कि प्रेसिडेंट की ओथ कौन से आर्टिकल में दी हुई है और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कौन से आर्टिकल में दी है, ये आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 5 क्या बोलता है, अ मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 5 ये बोलता है कि अगर किसी को मिनिस्टर बनना है तो वो बन सकता है। अगर मैं मिनिस्टर बनना चाहूँ तो मैं बन सकती हूँ, अगर अब लेकिन शर्त ये है कि उसको क्वालिफाई करना, मतलब अगर मेरी एज 25 है कि मतलब एक लोकसभा के एमपी की क्या हो सकती है एज 25, और अगर राज्यसभा के एमपी की मिनिमम क्वालिफाइंग एज क्या है 30। तो अगर किसी पर्सन को मिनिस्टर बनना मिनिस्टर बनना है तो उसको ये लिमिट क्रॉस मतलब एज का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ इज़ नॉट अ मेंबर। अगर मैं एमपी नहीं हूँ लेकिन मैं मिनिस्टर बन सकती हूँ, 6 महीने के लिए बन सकते हो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि मुझे क्वालिफाई करना पड़ेगा एज को, और दूसरा कि अगर उसके बाद 6 महीने के अंदर मुझे मिनिस्टर बनना होगा, तो वही चीज़ लिखी हुई है। और रीअपॉइंटमेंट इज़ नॉट अलाउड कि एक बार बन गए मिनिस्टर और फिर आप हट गए क्यों, आप एमपी नहीं बन पाए तो आपका दोबारा मिनिस्टर नहीं बना सकते, तो रीअपॉइंटमेंट इज़ नॉट अलाउड। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ इज़ नॉट अ मेंबर ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा मिनिस्टर लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। मिनिस्टर नॉमिनेटेड भी हो सकता है और इलेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज ये क्या बोलते हैं, जो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शाल बी सच एज पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ। बाय लॉ मतलब सिंपल मेजॉरिटी से। सैलरी एंड अलाउंस अगर मिनिस्टर की डिसाइड करनी है तो कौन डिसाइड करते हैं, शाल बी सच एज पार्लियामेंट। शाल भी मतलब मैंडेटरी है कि कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम जब उनका मन करेगा। बाय लॉ मतलब सिंपल मेजॉरिटी, कौन सी मेजॉरिटी चाहिए पड़ेगी, सिंपल मेजॉरिटी। Until determine and until parliament so determine and shall be as specified in the सेकेंड शेड्यूल। सैलरी एंड अलाउंस कौन से शेड्यूल में दी हुई है, सेकेंड शेड्यूल में दी हुई है। और ओथ कौन से शेड्यूल में दी हुई है, थर्ड शेड्यूल में दी है। प्रीलिम्स 2007 का क्वेश्चन देखते हैं, एसेशन कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। नहीं, अभी मैंने बताया कि हाउस ऑफ पीपल मतलब सिर्फ लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा के लिए। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत। द मेंबर्स ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू द मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। येस, मैंने अभी बताया कि मिनिस्टर जो होते हैं
राज्यसभा से भी बन सकते हैं, लोकसभा से भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल निर्मला सीतारमन, वो राज्यसभा की MP हैं, लेकिन वो मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर राज्यसभा से भी हो सकते हैं और लोकसभा से, एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर क्या है, वो मिनिस्टर ही तो है, काउंसिल ऑफ इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो भले वो हेड होते हैं लेकिन वो उसमें काउंट होता है, वो भी एक मिनिस्टर है, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर भी राज्यसभा से हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं। तो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट और ए हो जाएगा गलत, तो आंसर हो जाएगा डी। 2012 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर बनना है मतलब मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, एक मिनिस्टर ही है, तो एट द टाइम ऑफ हिज नीड नॉट बी नेसेसरली बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर हों किसी भी हाउस के, बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ्स। ये मुझे स्टेटमेंट सही तो लग रही है, आगे पढ़ते हैं। नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ तक तो सही है, बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, नहीं, अगर वो किसी भी चाहे लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी मेंबर बन गए, MP बन गए विद इन 6 मंथ, तो वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, तो ये हमारी बी करेक्ट नहीं है। मस्ट बी अ मेंबर, नहीं, मैंने अभी बताया कि मस्ट ज़रूरी नहीं है कि वो MP रहेंगे तभी मिनिस्टर बन सकते हैं, बिना MP बने भी आप 6 महीने के लिए मिनिस्टर बन सकते हैं, बट 6 महीने में आपको मिनिस्टर MP बन जाना है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ए, MP आप किसी भी हाउस के बन सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा, याद रखना। वही आर्टिकल 78 क्या बोलता है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो सारे डिसीजंस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगी वो प्रेसिडेंट को जाके बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम एंड कैबिनेट मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें मैंने बताया कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। अब मैं बताती हूँ पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है। मिनिस्ट्री सिस्टम, कि मिनिस्ट्री सिस्टम होता है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, स्टार्टेड बाय लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया था। कैबिनेट मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, वो जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ को होल्ड करते हैं। अब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री क्या कौन कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस, ये सब क्या हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं, और ये बड़े मंत्रालय हैं। इनके अंदर कई सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है तो उसके अंदर 6 डिपार्टमेंट आते हैं। तो अब बहुत इतने सारे डिपार्टमेंट है तो उनको होल्ड करने भी अंदर मतलब चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स जो होते हैं ये काम करते किसके अंदर, निर्मला सीतारमन के पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। अब उनके अंडर 6 डिपार्टमेंट हैं। अब वो इतना सारा डिपार्टमेंट सिर्फ एक लेडी तो संभालेगी नहीं, तो इसीलिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जाते हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल पे नहीं है, सेंट्रल लेवल पे ही है। ये क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं और ये हेल्प करते हैं किसके, कैबिनेट मिनिस्टर्स के, इनकी मदद करते हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है, ये अलग होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट से। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब ये छोटे मंत्रालय जो होते हैं जिनमें ज़्यादा काम नहीं होता है, मतलब ज़्यादा काम की मतलब इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनकी मदद करते हैं, तो इनको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। ये कौन से मंत्रालय में है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब फंक्शन ऑफ कैबिनेट, जो कैबिनेट होते हैं, जो कैबिनेट भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होते हैं, और इन सब को मिला के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द लोकसभा मेंबर्स। जो 543 का 15%, 81 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये 25 से 30 होते हैं, और जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं वो 40 से 50 होते हैं, और ये सब मिला के 81 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फंक्शन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट क्या होता है, डिसीजन लेते हैं। जैसे कि कोई भी मिनिस्ट्री है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये एड एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, बट इनका डिसीजन लेता कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट, जो सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन ये चीज़ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, याद रखना, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये हमने बनाया है ताकि हम मंत्रालय को अच्छे से ठीक से संभाल सकें।
तो कैबिनेट का काम क्या होता है? सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, एक सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग होती है, यही डिसीजंस लेते हैं, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है, प्रिपरेशन करते हैं, इनेक्टमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, माना कि बजट प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, बट बजट की प्रिपरेशन हो जाती है शुरू 6 महीने पहले से। ये सब डिसीजंस कौन लेता है? कैबिनेट लेते हैं। सीनियर लेवल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ये सब CEO टू द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री, और CEO क्या है? मिनिस्टर्स। तो ये कैबिनेट ही मिनिस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, मिनिस्ट्रीज को। एक सवाल है मेरा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो कैबिनेट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हो सकते हैं। चलो प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया है? नहीं, मैंने अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये इंडिपेंडेंट चार्ज, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासीफाई नहीं किया है, ये हमने किया है। The total number of ministers in the union government, including the prime minister, shall not exceed 15% of the total members of in the Lok Sabha. Correct? ये तो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Which of the following statement given above is correct? तो आंसर हो जाएगा B, 2 only. 2017 का क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइन कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये क्यों बनाया गया है? अब हमें इसमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट जो बहुत सुइटेबल है वो हमें चूज करनी है। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नहीं, ये तो इसका पर्पस नहीं है। a mechanism for speeding up the activity of the government whose responsibilities are increasing, ये भी इसका पर्पस नहीं है। mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people, जो सरकार होती है इसको कौन चुनता है? इसको हम जनता चुनती है वोट करके। तो हमारी जो इंडिया में है जो डेमोक्रेसी है वो कौन सी है? प्रेसिडेंशियल है कि पार्लियामेंट्री? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। और मैंने बताया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बनती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। 4th ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन, ये बिल्कुल गलत। कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी के बारे में कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। जो कैबिनेट कमेटी होती हैं, क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्लासिफाई किया है? नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं दिया, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगी। और 2 टाइप्स की कैबिनेट कमेटी होती हैं, एक स्टैंडिंग परमानेंट, मतलब परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी होते हैं। जो परमानेंट होते हैं उसको स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं और जो टेम्परेरी होती है उसको एडहॉक कमेटी बोलते हैं। ये कैबिनेट कमेटी के बारे में किस में दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में दिया है। और जो कैबिनेट कमेटी होती हैं इसमें कितने मेंबर्स होंगे ये किस पे डिपेंड होता है? ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कि कितने मेंबर्स होने चाहिए एक कैबिनेट कमेटी में, ये प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करता है। परमानेंट कैबिनेट कमेटी, जो कैबिनेट कमेटी होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मेंबर्स हो सकते हैं जो इनके पास इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं। तो ये जो मैंने कुछ कमेटीज़ लिखी हुई हैं इसमें इनको चेयरमैन कौन है? CM मतलब चेयरपर्सन कौन है? चेयरमैन। सब आप देख सकते हैं सब में PM है, बट जो कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन है उसमें होम मिनिस्टर है, एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस उसके चेयरमैन है। बाकी सब में कौन चेयरमैन है? प्राइम मिनिस्टर है। आप देख लेना ये। थैंक यू। अगर आपको प्लीज़ मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।